हंसा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, एक छोटा सा गांव, वहां से आप निकलते हैं, एक कॉन्फिडेंस कैसे आपने अंदर अपने आप में बिल्डअप किया कि हाँ मुझे इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और पढ़ाई को महत्व देना है? मैंने तैयारी की जब मेरे पास बहुत कपड़े तो बहुत थे, अभी भी बहुत है, पर मैं 2 लोअर और 3 टी शर्ट, बस उन्हें रिपीटेशन में मिक्स करो, पहनते जाओ, मिक्स करो। उसका भी मतलब हेडेक नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना। आपको ये क्यों टेंशन लेना कि आज ये पहनूँ, आज सामान संभालो, ये बस वो एक ही पहनते रहो। लोगों को अपने आप लगेगा कि ये कपड़ों में यही एक ही होगा। अब मेरे कोचिंग में उनके पास जितनी भी पिक्चर्स, उनमें सब एक ही टी शर्ट है, वही है। मेरे फ्रेंड्स के पास जितने, फिर टेंशन होता ही नहीं। आपको जनरल एक ही कपड़े पहनने हैं, आपको जूतों की टेंशन नहीं होती, ड्रेसिंग सेंस की टेंशन नहीं होती, वो भी माइंड से एक रिलीव हट जाता है। कि जैसे पापा आपके जिन्होंने हमेशा इंस्पायर किया, वही आपने कहा 2 महीने पहले शादी और उसके बाद ये रिजल्ट, तो आप अपनी वाइफ को एज ए लक्की चार्म देखते हैं कि हाँ चलो? मैं मानता हूँ कि मुझे तो नहीं, पर मेरे आस पड़ोस में सभी यही कह रहे हैं कि आपकी वाइफ लकी थी, उन्होंने घर में पैर रखे और आपकी रैंक फर्स्ट आ गई। तो मोबाइल फ़ोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे किसी न किसी तरीके से, आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखें तो पूरे टाइम वो फ़ोन में है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपने इससे कैसे और कैम किया, कैसे आपने उस दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखा? अब मुझे देखकर बच्चे आगे पढ़ने चाहे तो हम उनको देख के आगे पढ़ना चाहते थे कि वो लग सकते हैं। हाँ। वो हमसे लग गए हैं, हमारे अंदर से लगे, तो हम क्यों नहीं लग सकते? नेगेटिव लेके चलो कि पेपर हार्ड आएगा, ताकि आपकी तैयारी इतनी हार्ड हो जाए, प्रिपेयर हर बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। वो एक इंग्लिश की बहुत बढ़िया लाइन है कि बिलीव इन गुड एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि कामना तो अच्छे की करो पर प्रिपेयर हमेशा बुरे के लिए रहो। जब मैं जाता क्लास में और बच्चे वो यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देख ही रहे होते, मैं उनके पास बैठा होता, फ्री टाइम होता, तब वो बच्चे वहाँ देखते, कोई क्विज़ करते, मुझे तब थोड़ा लगता था कि फ़ोन लूँ, पर मैं फिर उन्हें देखता था कि अब उन्होंने 1 घंटे की क्लास ले ली, अब फ्री टाइम अब वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कोई डिस्ट्रक्शन ना हो आपके पास, अगर आप एक चीज़ पे फोकस है, आपको सोशल मीडिया दुनिया से एक बार आप दूर है, आप समाज से दूर है, आपका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं, तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लग जाती है। सुबह से यही माहौल था, घर वाले सुबह से टेंशन ले रहे थे, मुझे एक रात पहले से नींद नहीं आ रही थी, क्या पता क्या होगा क्या होगा। फिर जब रिज़ल्ट देखा तो यही, मतलब मैंने देखा भी नहीं, मुझे कॉल ही आया था सर का कि तुम्हारा हो गया। तो मैंने पूछा कौन सी रैंक लगी, तो सर ने कहा पहली। मैंने कहा सर पहली नहीं लगी होगी मेरी, आपको भूल। बॉर्डर जिला बाड़मेर और उसका एक छोटा सा गांव देवका, जहां से आते हैं हंसराजपुरी, जिन्होंने अभी जब रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आया 2025 का, तो पूरे राजस्थान में टॉप किया। और ये खुशखबरी जैसे ही बाड़मेर जिले वासियों को पता चली तो लगातार बधाइयों का सिलसिला इन तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आपको भी द खटक की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद मैडम। हंसा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, एक छोटा सा गांव, वहां से आप निकलते हैं, एक कॉन्फिडेंस कैसे आपने अंदर अपने आप में बिल्डअप किया कि हाँ मुझे इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और पढ़ाई को महत्व देना है? जी मैम, मैं यही मानता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है और अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आत्मविश्वास आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप बिल्डअप हो जाता है। आपको यही लगता है कि बाकी कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझ में भी वो क्षमता है। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत में चाहूँगी हम रिजल्ट वाले दिन से करें, और उसके बाद हम तमाम वो तथ्य भी आप तक रखेंगे, हमारे तमाम दर्शकों तक, कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे टारगेट अचीव किया। क्योंकि देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आज की तारीख में जब बात की जाती है तो लोग कई बार कह देते हैं आरएस का एग्जाम एक बार क्लियर हो जाएगा, पर रीट नहीं क्लियर हो पाएगी। और जब बात आ जाती है रीट लेवल 1 की, तो कंपटीशन और ज़्यादा टफ माना जाता है। और यहाँ तक कि जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को तो कह ही दिया जाता है कि तैयारी वैयारी देखो, करना है तो कर लो, नहीं तो प्राइवेट नौकरी में आज देखो। तो वैसे आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब रिजल्ट आया और आपने पूरे राजस्थान में टॉप किया, तो लगा था आपको कि हाँ मेरा पहला नंबर होगा? नहीं मैडम, ये मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। मैं बस ये सोच के गया था कि जैसे सिलेक्शन सबको चाहिए होता है, हाँ। मैं भी सिलेक्शन लूँ, पर मैं अपना बेस्ट दे के लूँ, जितना मुझ में क्षमता है मैं उतनी कर लेता हूँ। बाकी होगा ना होगा वो भी मेरे हाथ में था नहीं। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं सच बताऊँ तो मेरे घर वाले मुझे सुबह से यही कहते, अगर ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में मत जाना, आगे भर्तियाँ और है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चतुर्थ श्रेणी में भी हो रखा है तो वहाँ संतुष्ट कर लेना, फिर ट्राई कर लेना। सुबह से यही माहौल था, घर वाले सुबह से टेंशन ले रहे थे, मुझे एक रात पहले से नींद नहीं आ रही थी, क्या पता क्या होगा क्या होगा। फिर जब रिज़ल्ट देखा तो यही, मतलब मैंने देखा भी नहीं, मुझे कॉल ही आया था सर का कि तुम्हारा हो गया। तो मैंने पूछा कौन सी रैंक लगी, तो सर ने कहा पहली। मैंने कहा सर पहली नहीं लगी होगी मेरी, आपको भूल हुई है। तो कहा तुम चेक करके मुझे फिर बताना। चेक किया, यहाँ पास में आके चेक किया, डाटा था नहीं मेरे पास, किसी डाटा लेके चेक किया
उनके फ़ोटो में लगा था पहली रैंक। फिर तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, घर वालों खुशी का ठिकाना नहीं था। इन्होंने सबसे कॉल पे बात की, सबको बधाइयाँ दी, तब से बधाइयाँ आ ही रही है, रुक ही नहीं रही है। लगातार बधाइयाँ तो देखो लाजमी है कि आएंगी ही सही, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़के ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आपके परिवार में अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया? कहाँ से आपको ये सीख मिली? जी, हमारे परिवार में लगभग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना माहौल है नहीं। जहाँ हम गांव से आते हैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब को वैल्यू तो बहुत मिलती है, पर तैयारी के लिए मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप वहाँ सोच भी लो तो आपको लगेगा नहीं। ऐसे में हमारे चाचा है, हमारे चाचा जो लग चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, हमारे फादर के कज़िन हैं। उन्होंने पहले इस संघर्ष को थोड़ा झेला है। उन्होंने 5-6 साल मेहनत की, काफ़ी एग्ज़ाम दिए, बाद में उनका 2nd ग्रेड में हो गया। अब वो ACBO हैं शिव के। उनसे हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि हम भी कर सकते हैं। आपके पापा की फैमिली में तो आप पहले हैं? मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली में पहला हूँ जिन्होंने सरकारी मुकाम हासिल किया। मेरे ग्रैंडफादर के फादर की फैमिली में एक वो हैं और एक अब आप हैं। और देखिए यहाँ पर जब एक बच्चा पड़ जाता है ना फैमिली में, तो लोगों को उम्मीद जुड़ जाती है। क्योंकि मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि कहीं ना कहीं आपको किसी से सीखने को मिला होगा, उन्होंने कुछ गाइडेंस आपको दी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई गाइडेंस फैमिली के तौर पर रही होगी, चाहे मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। जी मैम, ये हमारे लिए, जैसे अब मुझे देखकर बच्चे आगे पढ़ने चाहे तो हम उनको देख के आगे पढ़ना चाहते थे कि वो लग सकते हैं। हाँ। वो हमसे लग गए हैं, हमारे अंदर से लगे, तो हम क्यों नहीं लग सकते? हमारे फादर ने भी यही सीखा कि वो लग रहे, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ अब कंफर्टेबल, तो हम भी ये चाहे हमारे बच्चे भी आगे पढ़े। कुछ नहीं तो सभ्य इंसान तो बन ही जाएंगे पढ़ने के बाद। उन्होंने पढ़ाया और उनकी पढ़ाई आज सक्सेस हो गई। कितने सालों का ये सफ़र रहा, तैयारी से लेकर के एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार? मैम मेरी 2021 में 12th कंप्लीट हुई। 12th के 2 साल बाद मैंने BSTC रेगुलर की, मैं वहीं रहा। तब तक लाइफ कंपटीशन में नहीं थी, तब तक वो इन्जॉयमेंट का दौर था। 12th के बाद थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, फ्रेंड्स बना लेने चाहिए। उसके बाद मैं मई 2024 में पहली बार सोचा कि अब कंपटीशन फील्ड में एंटर करते हैं। तब मैं कोचिंग से जुड़ा, हमारे सक्सेस पॉइंट कोचिंग, उससे जुड़ा। वहाँ से मैंने तैयारियाँ करना शुरू की। उन्होंने गाइडेंस देते कि आप ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो। गाइडेंस में उन्हें भी लगा कि मुझ में थोड़ा टैलेंट है, हार्ड वर्क मैं कर सकता हूँ। मुझे भी लगा कि हाँ, मुझ में कुछ टैलेंट है। पहले इतना नहीं था, लोगों को, परिवार वालों को इतना नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ। इसीलिए उन्होंने सोचा, यानी स्कूल तक आप एवरेज स्टूडेंट थे? स्कूल तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। कई बार तो उन्हें चिंता भी होती मैं फेल ना हो जाऊँ। हर परिवार मेरा बड़ा सपोर्टिव था। ये कहीं कहीं होता है जहाँ समाज में ताने मिलते हैं लोग, मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि परिवार सपोर्टिव था, आस पड़ोस सपोर्टिव था। मेरे ब्रदर तैयारी कर चुके थे, उन्हें गाइडेंस मिल जाती थी मुझे, ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो। कभी मैं भटक जाता तो टीचर्स थे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड इस मामले में ठीक है। भले ही मेरे पिताजी इतनी स्टडी नहीं कर पाए, मेरे मदर स्टडी नहीं कर पाए, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। मेरे ग्रैंडफादर वगैरह परिवार में इतने पढ़े लिखे लोग में मेरे भाई और मेरी सिस्टर 2 ही है। मेरी सिस्टर ने भी अब ग्रेजुएशन हुई और मेरे ब्रदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उनका ही गाइडेंस था, एक मेरे चाचा का था थोड़ा, तो वही गाइडेंस करते रहते थे और उनके अंडर में चला। मुझे अलग से कुछ ऐसा सीखने को ज़्यादा नहीं मिला, अलग से मुझे खुद कुछ सीखना नहीं पड़ा कि आप ऐसे करो ऐसे करो। ये मैंने 2 साल BSTC में जब मैं बाहर आ तो वहाँ से मैंने खुद कुछ सीखा, जैसे ऐसे ज़िंदगी जी जाती है, ऐसे पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने वहाँ जाके देखा, जब मैं वहाँ रहा BSTC में, तब मैंने देखा कि बच्चे रात को 3-3 बजे पढ़ते हैं। हम शाम को 10-11 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठते हैं, तब कोई बंदा 6-6 घंटे पढ़ चुका होता है हमारी नींद के टाइम। हम सोचते हैं दिन को पढ़ेंगे, जब तो कोई बच्चा 12 घंटे कर भी चुका होता है। सुबह हम दोपहर स्नान हो गया तो 12 घंटे कंप्लीट कर चुका होता है स्टडी। तो मैं सोचता ऐसे है बच्चे, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। अगर कोई भी आपसे बढ़िया कर रहा है तो सीखो बढ़िया क्यों कर रहा है, उसकी ट्राई करो उसके जैसा बनने का। अगर आप सबसे बढ़िया चीज़ें सीखने की ट्राई करते हो तो आप में अच्छे गुण आ ही जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेट बात है। और ये आज के दौर में अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे किसी न किसी तरीके से, आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखें तो पूरे टाइम वो फ़ोन में है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपने इससे कैसे ओवरकम किया, कैसे आपने उस दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखा? जी मैं आपको सच कहूँ तो मैं मूवीज़ का बड़ा शौकीन हूँ। मैं हर प्रकार की फिल्में, भले हो विदेशी हो, तो मैं हर अप टू डेट रहता हूँ फिल्मों में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी फ़ोन को छोड़ने में कि मूवीज़ से कैसे दूर रहूँ। तो जब मई 2024 में मैंने पढ़ाई शुरू की, जब कोचिंग जाना शुरू, धीरे धीरे टीचर्स सलाह देने लगे फ़ोन आपको ये डिस्टर्ब करता है, धीरे धीरे महसूस भी हुआ। पर उस टाइम इतने सीरियस थे नहीं पढ़ाई के प्रति। जब रीट 2025 में प्री हुई
प्री से पहले घर वालों ने कहा अब मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दो, अब अगर तुम्हें पढ़ाई के प्रति सीरियस होना है तो कर दो। मुझे भी लग रहा था कि अब बिल्कुल बंद कर ही देता हूँ। कीपैड वाला फ़ोन था मेरे ब्रदर का था जो पहले तैयारी करते थे उनको, मैंने वो ले लिया और वो फ़ोन बंद करके रख दिया। तो कई बार तो ये भी हुआ साल में 6 महीने शायद उसमें भी बैलेंस नहीं रहा, उससे भी एकदम बंद करके दिया कि नहीं का कॉल आए तो फ़ोन बंद करके रखो। पढ़ाई करते जाते, टेस्ट देने जाते, टेस्ट में एक बार रैंक आई, दूसरी बार आई, 4 बड़े टेस्ट हुए 2024, 4 में 3 बार उनमें मेरे हाईएस्ट रैंक आए। फर्स्ट बार तो ऐसा था कि मैं 136 पे था और 5-6 नंबर नीचे कोई लड़का नहीं था 2000 में। तब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं इतना मतलब रिस्पेक्ट मिलने लगी आसपास से, तो मुझे लगा इतनी रिस्पेक्ट इस चीज़ से मिल सकती है, ये इतनी हार्ड भी नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना दूसरा, क्यों मैं समाज के लोगों में जाके वो इतने काम करूँ रिस्पेक्ट के लिए, इतनी क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ जब मैं अपने कमरे में बैठ के आराम से पढ़ सकता हूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। और फिर मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल जाती है लोगों से, लोग पूछते हैं वगैरह, टीचर्स रिस्पेक्ट देते हैं। बस यही तो करना है, करना क्या, स्टडी करनी है, फ़ायदा मेरा हो रहा है, रिस्पेक्ट भी मुझे मिल रही है। सही बात है। और जो मतलब कह सकते हैं जो प्यार सम्मान जितना भी है वो आपको मिल रहा है और आज भी लगातार मिल रहा है। लगातार मिल रहा है। और ऐसे में देखिए आपने कहा कि फ़ोन की जब हम बात कर रहे थे तो आजकल के बच्चे जो कहते हैं या हम भी अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि चलो ये टॉपिक देखना है, ये पढ़ना है, फ़ोन में देख लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? ये मुझे लगा था ये थोड़ी समस्या मुझे लगी 2025 में, जब मैं जाता क्लास में और बच्चे वो यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देख ही रहे होते, मैं उनके पास बैठा होता, फ्री टाइम होता तब वो बच्चे वहाँ देखते, कोई क्विज़ करते, मुझे तब थोड़ा लगता था कि फ़ोन लूँ, पर मैं फिर उन्हें देखता था कि अब उन्होंने 1 घंटे की क्लास ले ली, अब फ्री टाइम अब वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, अब उनका वहाँ 1 घंटा बचा हुआ, इस 2 घंटे से वो बैलेंस हो जाता है और वो माइंड डाइवर्ट होता है, वो माइंड डाइवर्ट होता है जो अलग, फिर वो उसे बैलेंस नहीं कर पाते। फिर लगता था एक बार ना है तो भी चल रहा है, अगर ये कब कर भी लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो मैं इनसे ले लूँगा। कभी ऐसा हुआ मुझे किसी को कॉल करना हुआ, कोई PDF देखनी है, तो मेरे आसपास लड़के बहुत होते, लाइब्रेरी में लड़के बहुत होते थे, मैंने बहुतों का मेरे आसपास बहुत लड़के थे जिनका फ़ोन यूज़ किया, मैं उनके लिए भी शुक्रिया कहता हूँ उन्हें। वो कभी मुझे इस चीज़ में मना नहीं मिला। जब आप पढ़ाई में थोड़े बढ़िया होते हो, आप अपने साथ वालों के साथ बढ़िया व्यवहार करते हो, आपको अपने आप जनरली लोग बढ़िया लगने लग जाते हैं और सब लोगों का साथ भी आपको मिलने लगता है। आपके घर परिवार पर भी मैं आऊँगी, आपकी बात आप पूरी कीजिएगा कि जैसे घर में कौन कौन है और किस तरीके से उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है इस पूरे सफ़र में? मैं मानता हूँ इस सफ़र में मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का सपोर्ट मुझे बहुत रहा। मेरे फादर ज़्यादा टाइम घर पे रहते नहीं हैं, मेरे घर में मेरे फादर है, मदर है, मेरी एक बड़ी सिस्टर जिनकी शादी हो चुकी है, मेरे भाई और मैं जिनकी अभी शादी हुई 2 महीने पहले, और मेरे कंपटीशन जर्नी मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट है। मेरे फादर लगभग कोई ओकेज़न पे ही आते हैं घर, बाहर काम करते हैं, उन्हें खुद हर चीज़ करनी पड़ती है, खाना भी उन्हें खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद के खुद धोने पड़ते हैं, मतलब उनका सफ़र इस मामले हमसे बहुत मुश्किल है। हमें जब एग्जाम्पल दिए जाते थे कि आप देखो आप यहाँ आराम से रह रहे हो, आपके फादर वहाँ कर रहे हैं तब आप यहाँ रह रहे हो, अगर अब आपको वहाँ जाना पड़े तो आपको कैसा लगे, खुद खाना बनाओ, खुद कपड़े तो कितना मुश्किल हो। वे स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, पर वो इस कारण रहते हैं कि एक बार नौकरी लग गई, अब मन है कि पापा को बुला लिया जाए। अब लगता है थोड़े नौकरी ज्वाइन कर लूँ, फिर पापा को रिटायर करते हैं, फिर एकदम उन्हें आराम से ज़िंदगी जीनी, फिर वो भी घर पे रहे, हमारे साथ रहे, गरम गरम खाना बना खाए, उनको भी धोए हुए कपड़े मिले। अब आप देखो कंपटीशन फील्ड में जो लड़के बाहर रहते हैं तो ये टारगेट लेके रहते हैं कि एक बार मैंने टारगेट अचीव कर लिया फिर मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे कोई इससे पहले वो था जब मैं 12th में कोरोना पास हो गया। मुझे अच्छा 12th में तो मतलब आप कोविड के थ्रू पास हो गए? कोविड के थ्रू पास हो गए। और 10th के अंदर 75% कह सकते हैं, अच्छी परसेंटेज थी वैसे। हाँ वैसे परसेंटेज 75 भी रिस्पेक्टजनक थे, और मेरे ब्रदर के 92% थे। अच्छा तो वो कंपटीशन में वो कंपैरिजन मतलब जिसे कह सकते हैं ना, वो कंपेयर किया होगा तो बोले होंगे यार क्या किया। मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली में लगभग सबसे कम मेरी परसेंटेज है। बाकी जितने भी मेरे बड़े भाई है, मेरे बुआ के रिलेशन में लगते हैं, वो सब भी मुझसे आगे ही थे 10th में, इसीलिए थोड़ा मेरा ये कम रहा पढ़ाई का मामला। पढ़ाई में इतना अच्छा हार्ड वर्किंग नहीं था मैं पढ़ाई के प्रति। अब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन फिर सबने क्या बोला? उस दिन उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, अभी तक सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि मैं ला सकता हूँ, कैसे लाया ये, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कैसे। ये लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, जितना मेरी तैयारी लगती थी ना, उनको लगा सिलेक्शन हो जाएगा, पर फर्स्ट रैंक उनने बड़ा अलग लगा है। फर्स्ट रैंक आ सकती, फर्स्ट रैंक बाड़मेर से आ सकती, ये भी थोड़ा अचंभा। पिछली बार भी आई थी वैसे, पर लोकल एकदम, पहले कोई तैयारी नहीं, पिछला कोई बैकग्राउंड नहीं, फर्स्ट बार में, हाँ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में
फर्स्ट रैंक अचीव करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और जितने भी जो स्टूडेंट है जो आज आपको अपना इंस्पिरेशन मानकर चल रहे हैं, वही ज़रूर सुनना चाहेंगे आपने अपनी तैयारी कैसे की, क्या आपने कुछ राइटअप्स तैयार किए, कुछ स्पेशल नोट्स आपने अपने लिखे, कैसे आप चीज़ों को याद रख रहे थे? जी, तैयारी अगर मैं सही कहूँ तो अगर आप सिंसियर होके करते हैं ना, सिंसियर, अगर अब मुझसे कुछ लोग पूछते हैं हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े, मैं ये कहता हूँ अगर आप एक बार तैयारी शुरू कर दो, आप महीने 2 महीने सिंसियर रह कर दो, धीरे धीरे आपको अपने आप नॉलेज होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति किसी फील्ड में न उतरे तब तक उसे ये लगता है कि ये मैं कैसे करूँगा, वो कैसे, जैसे जैसे वो करना लगता है, अगर कोई बंदा मुझसे भी थोड़ा अच्छा तैयारी करे अगर 3-4 महीने, तो उसे मेरी ये सुनने की बात ज़रूर नहीं पड़ेगी, उसे पता ही होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। हाँ, थोड़ा वो रैंक देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि पूछ लेते हैं क्या पता कुछ बेनिफिट मिल जाए, पर अगर कोई सीरियस होते हैं बंदे, धीरे धीरे अगर स्टडी दे रहे हैं, उनके एक साल उन्होंने बढ़िया सीरियस 6 घंटे प्रतिदिन प्रैक्टिस की, उनके लिए ये नॉर्मल लगता है उन्हें, हाँ हम कर सकते हैं, जो ये कर रहा है वो हम कर ही रहे हैं। पर आपने कैसे तैयारी की? मेरी तैयारी का मैम यही था कि कोचिंग हमारी थोड़ी लंबी चली उस टाइम, उनका था तो रेगुलर 14 महीने रेगुलर हो जाता है इससे। रोज़ वो एक दिन क्लास लेते, मैं घर आता हूँ, नोट्स को रिवाइज़ करता, सुबह जाने से पहले उन्हें रिवाइज़ करता, फिर क्लास, फिर थोड़े और बन गए, 2 पन्ने और लिख गए, तो फिर वो 10 पन्नों को फिर से पढ़ा। 4 क्लासें लगती है दिन में, तो 4 सब्जेक्ट रोज़ होते जाते। और अगर मैं आपको कहूँ कोई डिस्ट्रक्शन ना हो आपके पास, अगर आप एक चीज़ पे फोकस है, आपको सोशल मीडिया दुनिया से एक बार आप दूर है, आप समाज से दूर है, आपका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लग जाती है। फिर आप जब सोते हो आपको सपने भी वैसे ही आते हैं यानी कि वही जो पूरा पढ़ते हैं वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है सपने में। आप जब रास्ते पे चलोगे तब आपका कभी कभी होता है दिमाग में क्या आता है, फिर आपको वही रिलेटेड चीज़ें आएंगी। कोचिंग में ये हुआ या आज वो हुआ, ये पढ़ा है, इसके बाद ये राजा आता है, इस राज्यपाल के काल में ये हुआ, तब शायद प्रधानमंत्री वो हो सकता था, ऐसा अपने आप रिलेट करने अक्सर लोग प्यार में बोलते हैं कि आप खोए खोए से रहते हो, बट पढ़ाई अगर आप अच्छे से करते हो तो उसमें भी खोए रहते हो। पढ़ाई मैं मानता हूँ 3rd ग्रेड ठीक है, अचीवमेंट है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, पर अगर हम बड़े लेवल पे देखो तो ये ठीक सामान्य आजीविका तक की नौकरी है। इससे बड़ी बड़ी भर्तियाँ होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, 2nd ग्रेड। आपका क्या प्लान है आगे का? मैं सोच रहा हूँ अब आगे मैं और गाइडेंस लूँगा और देखूँगा। अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ग्रेजुएशन मेरी ऑन गोइंग है, पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, फिर मैं और कोई डिग्री देख, फिर मैं सोचूँगा कहीं आगे बढ़ना चाहिए मुझे, किस फील्ड में मैं अच्छा हूँ। क्योंकि 3rd ग्रेड में टीचर थोड़ी हॉबी की तरह आती थी, मुझे पढ़ाना, चीज़ों को समझाना। अब यहाँ तो मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाता, पर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना मुझे बढ़िया लगता था, यानी कि चीज़ों को अच्छे से समझाना बाकी लोगों को समझाना। और मैंने शायद 1-1.5 महीने ट्यूशन के रूप में भी काम किया, जब मई 2024 से पहले, जब तक कोई कोचिंग नहीं थी, तो BSc से कंप्लीट हुई मेरी, 24 शुरुआत में जनवरी में थी। 1-1.5 महीने मैं फ्री था, तब मैंने कोचिंग के रूप में काम किया और वहाँ मेरा काम बढ़िया था, बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझा पाता था। तभी सबको ये लगा कि हॉबी बढ़िया है टीचर बनने में, तो मैं सोचा टीचर पर फोकस कर ही लेते हैं। देखो, आपको एक छोटे से गांव से निकले हो और अभी प्राथमिक लेवल पर आप जा रहे हो, तो आपको क्यों लगता है कि बच्चों का फाउंडेशन क्यों मजबूत होना चाहिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्यों मजबूत होनी चाहिए? क्या आपने वो कभी महसूस की कि शायद अगर मेरे गाँव में बेहतर स्कूलें होती उस टाइम में तो शायद आज मैं और बेहतर होता? जी मैम, इस पर मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे उनसे, मेरे क्लास में सब मुझ में, और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर था, उनकी मैथ और इंग्लिश कमज़ोर थी। मेरी साइंस मैथ बैकग्राउंड होने से बढ़िया है, और इंग्लिश मुझे जनरली लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आती है, मैं लैंग्वेज जल्दी सीख लेता हूँ। कुछ मुझे मूवीज़ का शौक था, मैं बाहर की मूवी देखता था, अभी भी देखता, उससे मैं धीरे धीरे इंग्लिश बढ़िया हो गई, अच्छा सर्कल बनाया, उससे बढ़िया हो गई। पर मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे पहले क्लास में, उन सबकी मैथ इंग्लिश कमज़ोर थी। मैथ इंग्लिश बच्चे के फाउंडेशन से कमज़ोर हो जाती है। वो एक डर जो रहता है कि इंग्लिश और मैथ का, वो आपने देखा है क्या? हाँ, मैंने तो ओवरकम कर लिया, मैं 10th 12th में उसे ओवरकम कर लिया। अब मेरी मैथ इंग्लिश बढ़िया है, मेरी मैथ इंग्लिश इतनी बढ़िया है कि मैं 3rd ग्रेड में इंग्लिश में एक सवाल गलत हुआ 30 में से, और मैथ में एक भी गलत नहीं हुआ। 4th ग्रेड में भी मेरे 50 में से मैथ में कुछ गलत नहीं हुआ, ना ही इंग्लिश में कुछ गलत हुआ। इंग्लिश मैथ मेरे लिए बड़ी पावर साबित हुई। कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप इस एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के कारण था। यही तो 2 सब्जेक्ट है जो सबको डराते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आपने इसी में इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया? यही हो गया, मेरी मैथ इंग्लिश बढ़िया होने लगी जब इनमें सवाल गलत नहीं, तो मुझे लगा कि मैं बाकियों से अगर एक बार जीके में 2 नंबर कम भी ले आया, तो इनसे मैं उन पर ओवरकम कर लूँगा। 90% भीड़ यहीं से कम हो जाती, और इसका मेन कारण यही है कि प्राइमरी लेवल जब उनके फाउंडेशन होता है तब उन्हें इतना समझाया नहीं जाता, इस पर फोकस नहीं किया जाता। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जो अगर बचपन में बच्चे के बिल्डअप नहीं हुए तो बड़े होकर बहुत मुश्किल है करना।
यानी कि आपका फोकस भी इन्हीं पे रहेगा कि बच्चों का फाउंडेशन, बच्चे का फाउंडेशन मैथ और इंग्लिश में मैं अगर आगे कहीं लगूँ तो बढ़िया करूँ। आसपास के क्षेत्र में, मेरे गांव में भी मैथ और इंग्लिश में मैं फोकस करना चाहूँगा बच्चों को। मैं सबको यही सलाह भी देता हूँ, अगर हो सके तो आप मैथ और इंग्लिश पे पहले से फोकस करें। उसका टारगेट यही हो कि मैं खुद धोऊँ कपड़े, ऐसा टारगेट कोई नहीं लेके चलता। सही बात। और हमारे फादर्स मेहनत करते हैं, तब हम सोचते हैं उनकी मेहनत को अब उन्हें भी रेस्ट दिया जाए। वो ही आपके रोल मॉडल रहे। वो मेरे रोल मॉडल है। देखिए, अब आपने कहा कि जैसे पापा आपके जिन्होंने हमेशा इंस्पायर किया, वही आपने कहा 2 महीने पहले शादी और उसके बाद ये रिजल्ट, तो आप अपनी वाइफ को एज ए लक्की चार्म देखते हैं कि हाँ चलो। मैं मानता हूँ कि मुझे तो नहीं, पर मेरे आस पड़ोस में सभी यही कह रहे हैं कि आपकी वाइफ लकी थी, उन्होंने घर में पैर रखे और आपकी रैंक फर्स्ट आ गई। क्योंकि मेहनत तो उन्होंने नहीं देखी, पर ये पूरा सेलिब्रेशन में वो शामिल है। वो मेरे भाभी है, वो उनको लकी माना जा रहा है हमारे आस पड़ोस में। मेरे ब्रदर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि अब आप ट्राई करो, अब आपके पास लकी चार्म है, क्या पता आपका भी सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, ये सही बात है और ऐसा माना भी जाता है। किसी का कहा जाता है पग फेरा बहुत शुभ होता है। जी, माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, और हम इसमें सपोर्ट भी बहुत करते हैं। ये थोड़ा रूरल एरिया में ये माना भी जाता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बड़ी सपोर्टिव होती है। और आपका सफ़र वाकई में बहुत संघर्ष भरा है, जहाँ पर कोई बड़ा परिवार में भले ही मोटिवेशनल सपोर्ट मिला हो, पर किसी ने ऐसे हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाया कि यार ऐसे कर वैसे कर वैसा। और आपने खुद ने तैयारी की, खुद ने सारे अपने जितने भी फ़ोन का एडिक्शन था, तमाम चीज़ें आपने छोड़ी और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे। बाड़मेर के जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर में मुझे लगता है आज के समय में 2 सबसे बड़ी चुनौती है, एक नशा और दूसरा सोशल मीडिया। ये भी एक बड़ा नशा हो गया है। तो दोनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें, और जो घर परिवार से दूर रहकर जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी? अगर आप हर चीज़ से दूर रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको किसी का दिमाग में कोई ख्याल नहीं है, पढ़ाई, आप एक पढ़ाई कर रहे हो, घर की भले कोई टेंशन हो तो भी वो आप, अगर आप दिमाग में नहीं रह रहे हो, तो अगर वो सॉल्व हो सकती है तो उसे लो। अगर वो नहीं है, आपसे सॉल्व नहीं हो रही, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, आप राजनीति में कोई एक्टिव नहीं हो, तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं जो डाइवर्ट कर सकती है। आप एक लक्ष्य पे हो, उस पर चलते रहो, आपको सक्सेस मिलनी है। क्यों नहीं मिली? किसी की किस्मत ख़राब हो जाती है, वो लास्ट टाइम एडवर्ड आ जाता है, वो अलग बात है। पर 90% अब तक मैं जितने से मिला हूँ जिनकी बढ़िया रैंक है, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। ज़्यादातर 90% सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। कल हमारे वहाँ सम्मान समारोह था, वहाँ हम 4 जने थे, चारों को किसी रिपोर्टर का नाम पता नहीं था। एक बात 4 जब तैयारी थी ना, तब उन्हें 1 साल क्या हुआ कुछ पता नहीं था। वो उस तैयारी में थे, उन्हीं में लगे रहे और सब सेलेक्टेड है। आजकल के जो बॉयज़ भी, अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स तो देखो अपने लुक्स का ध्यान रखते हैं, बॉयज़ भी फुल फैशन में, ट्रेंड में रहना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं और आपने अपनी तैयारी के दौरान इन भटकाओं से भी अपने आप को कैसे बचाया? ये एक मोटिवेशन के रूप में हो सकता है। मैंने तैयारी की जब मेरे पास बहुत कपड़े तो बहुत थे, अभी भी बहुत है, पर मैं 2 लोअर और 3 टी-शर्ट, बस उन्हें रिपीटेशन में मिक्स करो, पहनते जाओ, मिक्स करो। उसका भी मतलब हेडेक नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना। आपको ये क्यों टेंशन लेना कि आज ये पहनूँ, आज सामान समारोह ये, बस वो एक ही पहनते रहो। लोगों को अपने आप लगेगा कि ये कपड़ों में यही एक ही होगा। अब मेरे कोचिंग में उनके पास जितने भी पिक्चर्स, उनमें सब एक ही टी-शर्ट है, वही है। मेरे फ्रेंड्स के पास जितने, फिर टेंशन होता ही नहीं। आपको जनरल एक ही कपड़े पहनने हैं, आपको जूतों की टेंशन नहीं होती, ड्रेसिंग सेंस की टेंशन नहीं होती, वो भी माइंड से एक रिलीव हट जाता है। ना आपको शौक रहता है ना टेंशन रहती है, दोनों ही एक तरह से माइंड एकदम क्लियर रहता है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा इस चर्चा में आपसे, क्योंकि देखिए तमाम भटकाओं को लेकर हमने बात की। अब एक सब मन में ये रहता है स्टूडेंट्स के, कहीं ना कहीं इतनी कट ऑफ जाती है, लगभग इतनी तैयारी कर लेते हो, वो मतलब टारगेट लेकर ही चलते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे SC ST जनरल OBC, सब अपनी अपनी कट ऑफ माइंड में लेकर चलते हैं कि अगर इतने का पेपर है तो इतना कट ऑफ तक तैयारी करना है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि कुछ 19-20 भी होता है तो बैलेंस हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बात खत्म। इस मामले में मैं और मेरे फ्रेंड्स जो 6 नंबर पे हरा के हम यही डिस्कस करते थे, जब पेपर देने जाओ उससे पहले यही सोचो कट ऑफ 125 जाएगी क्वेश्चन। ओके, तो हायर गोल सेट कर लो, अपनी अचीवमेंट हायर हो जाएगी। हायर ही हमें लाने हैं, जितने हो सके ज़्यादा ले आए। कट ऑफ अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत हायर चली जाए तो हमें दुख हो ही ना। नेगेटिव लेके चलो कि पेपर हार्ड आएगा, ताकि आपकी तैयारी इतनी हार्ड हो जाए, प्रिपेयर हर बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। वो एक इंग्लिश की बहुत बढ़िया लाइन है कि बिलीव इन गुड एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कि कामना तो अच्छे की करो, पर प्रिपेयर हमेशा बुरे के लिए रहो। कामना ये करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और इस बुरे के लिए तैयार हो जाए कि मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। ये सोचो कि मेरी बढ़िया रैंक आए, पर ये सोचो पेपर बहुत हार्ड आएगा, मुझे उतना जितना हो सके उससे फाइट करना है। अगर आप एक बार इन चीज़ों में उतर जाते हो, आप हर पेपर को देखने लग जाते हो
आपकी इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको अपने आप चीज़ें समझ आने लग जाती है, पकड़ में हो जाती है। जब तक ना हो ना उसकी, तब तक आप ये समझ लो आप कंपटीशन फील्ड में भी आए नहीं, अभी आप उससे दूर हो। बिल्कुल, बहुत गहरी बातें। और मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट आपकी इन बातों को सुन रहे होंगे ना, उनका एक अच्छा खासा खांचा तैयार हो गया होगा कि इस खांचे में उन्हें कैसे ढलना है, सांचे में उन्हें कैसे ढलना है, ताकि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो कैसे कर पाएँ। और जिस तरीके से इन्होंने पूरे एग्ज़ाम में, पूरे राजस्थान में टॉप किया है, जिस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना भी बहुत मुश्किल है, इस जज्बे के साथ, इस संघर्ष के साथ, परिवार के साथ और अपने दिल में उस जुनून के साथ, उम्मीद यही कि आपके लिए जिस तरीके से हंसराज आज प्रेरणा स्रोत के तौर पर बने, कल आप भी इसी तरीके से अपने आयाम जो है वो अचीव कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज। धन्यवाद।